उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। अपूर्ण अभिलेखों की अवधारणा को परिभाषित करने में, द्विप्रविष्टि प्रणाली और अपूर्ण अभिलेखों से खातों के बीच अंतर करने में, अवस्था विवरण के उपयोग से लाभ या हानि की मात्रा को निर्धारित करने में, तुलन पत्र और अवस्था विवरण के बीच अंतर करने में, दिए गए आंकड़ों के उपयोग से अवस्था विवरण तैयार करने में। अपूर्ण अभिलेखों का अर्थ एवं विशेषताएं। अपूर्ण अभिलेखों को परिभाषित करना। अपूर्ण अभिलेख शब्द का उपयोग उस प्रविष्टि प्रणाली के लिए किया जाता है जिनमें द्विप्रविष्टि प्रणाली का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ एक संगठन दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का उपयोग नहीं कर रही है। इसके स्थान पर यह अपने अभिलेखों के रखरखाव के लिए एक अनौपचारिक लेखांकन प्रणाली का उपयोग करती है, जैसे एकल प्रविष्टि प्रणाली। अपूर्ण अभिलेखों का उपयोग करना। अपूर्ण अभिलेखों के उपयोग से वर्ष के अंत में वित्तीय विवरणों की सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे सभी आंकड़ों और तथ्यों का खुलासा नहीं करते हैं। बकाया देनदारों या लेनदारों का और न ही किसी स्टॉक या किसी मद में वसूली या भुगतान का अभिलेख होता है। अपूर्ण अभिलेखों की विशेषताएं। छोटी फर्मों के मामलों में सौदों के आंशिक अभिलेखन के कारण अभिलेख अपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि बड़े संगठनों के संदर्भ में लेखांकन अभिलेखों में अपूर्णता यह स्थिति चोरी, आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण भी हो सकती है। इसकी विशेषताएं नीचे दी गई हैं। सौदों को अभिलेखित करने की यह एक अव्यवस्थित प्रणाली या विधि है। रोकड़ पुस्तिका में स्वामी के व्यक्तिगत लेन देन को भी अभिलेखित कर दर्शाया जाता है। नकद लेन देन और व्यक्तिगत खाते विधिवत रखे जाते हैं। हालांकि आगम, अधिलाभों, व्ययों, हानियों, परिसंपत्तियों और एवं देयताओं के संबंध में कोई उचित सूचनाएं नहीं रखी जाती हैं। फर्में अपनी सुविधाओं के अनुसार अभिलेख रखती हैं और एक रूपता के अभाव के कारण ऐसी सूचनाएं तुलनीय नहीं होती हैं। वर्ष के लिए लाभ और हानि की गणना सटीक रूप से नहीं की जा सकती। तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं का वास्तविक चित्र प्रतिबिंबित नहीं होता है। लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए विक्रय बीजक और क्रय बीजकों पर निर्भरता सम्मिलित होती है। अपूर्णता के कारण और सीमाएं। अपूर्ण अभिलेख क्या है? अपूर्ण अभिलेख वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड हैं जो पूर्णतः द्विप्रविष्टि लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित नहीं होते हैं। अपूर्ण अभिलेख कराधान अधिकारियों के लिए या वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के दौरान रिपोर्टिंग में समस्या खड़ी कर सकते हैं। जब कर्मचारी लेन देन का अभिलेखन करना भूल जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप अभिलेख अपूर्ण हो जाते हैं। अपूर्ण अभिलेखों के कारण। 1. अनुपयुक्त ज्ञान। आमतौर पर ज्ञान के अभाव में या अनुपयुक्त ज्ञान के कारण अभिलेख अपूर्ण होते हैं। 2. मित व्यय। इस प्रणाली की लागत कम है, इसलिए अक्सर छोटी फर्में इस विधि से अभिलेख रखना पसंद करती हैं। 3. समय की बचत। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल कुछ ही अभिलेख रखे जाते हैं, इसलिए समय की बचत होती है। 4. सुविधाजनक और आवश्यकता आधारित।
चूंकि किसी नियम या सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है, इसलिए यह विधि सुविधाजनक है। अपनी आवश्यकताओं के आधार पर फर्में अभिलेख पुस्तकों में लेखांकन के लिए विभिन्न तकनीकों को अपना लेती हैं। अपूर्ण अभिलेखों की सीमाएं। इस प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक, व्यक्तिगत और नाममात्र खातों से संबंधित खाता धारकों के खाते नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए गणितीय शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती है। यहाँ लाभ अनुमान पर आधारित होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह परिसंपत्तियों और देयताओं की वास्तविक और सटीक स्थिति प्रतिबिंबित नहीं होती है। अभिलेखों और पुस्तकों के अपूर्ण होने के कारण लाभ और ऋण शोधन क्षमता का उचित विश्लेषण संभव नहीं होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना कठिन है। इस प्रणाली के अंतर्गत कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जा सकता, इसलिए कराधान अधिकारियों और अन्य एजेंसियां एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत बनाए गए अभिलेखों से संतुष्ट नहीं होती है। लाभ हानि का निर्धारण। अपूर्ण अभिलेख परिभाषा। शब्द अपूर्ण अभिलेख ऐसे व्यावसायिक परिदृश्य को संदर्भित करता है जिसमें एक संगठन लेखांकन अभिलेखों की अपनी पुस्तकों को बनाए रखने के लिए द्विप्रविष्टि प्रणाली का उपयोग नहीं करते हैं। अपूर्ण अभिलेखों से लेखांकन। अपूर्ण अभिलेखन से लेखांकन की यह विधि व्यापारिक लेन देन की एक मिश्रित प्रणाली है। इसमें द्विप्रविष्टि प्रणाली के अनुसार कुछ व्यावसायिक लेन देन दर्ज किए जा रहे होते हैं और कुछ को एकल प्रविष्टि प्रणाली से दर्ज किया जाता है। लाभ हानि का निर्धारण। किसी भी व्यवसाय में संचालन के परिणामों को जानने के लिए एक व्यापार के लाभ हानि का निर्धारण आवश्यक है। इसलिए वित्तीय विवरणों को बनाया जाता है ताकि किसी विशेष अवधि के दौरान किसी व्यवसाय में अर्जित लाभ हानि का पता लगाया जा सके। किसी दी गई अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देयताओं का समापन शेष पता लग सके। फर्म की वित्तीय स्थिति निर्धारित करना। मुख्य प्रयोजन अपूर्ण अभिलेख की सहायता से दी गई अवधि के लिए कंपनी के लाभ हानि का पता लगाना है। निम्नलिखित दो विधियों की सहायता से यह संभव है। 1. शुद्ध संपत्ति विधि या अवस्था विवरण विधि। इसमें लेखांकन अवधि के प्रारंभ में और उसी लेखांकन अवधि के अंत में अवस्था विवरण तैयार करना सम्मिलित है। 2. रूपांतरण विधि। इसमें व्यापारिक और लाभ व हानि खाता तथा साथ ही तुलन पत्र भी तैयार करना होता है। इस प्रकार लाभ और हानि के निर्धारण में यह सम्मिलित है। अवस्था विवरण तैयार करना, व्यापारिक और लाभ व हानि खाता और तुलन पत्र तैयार करना। अवस्था विवरण का निर्माण करना। अवस्था विवरण एक परिचय। एक अवस्था विवरण परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण है जिसे किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या पूंजी का पता लगाने के लिए बनाया जाता है, जहां लेखांकन द्विप्रविष्टि प्रणाली के अनुसार नहीं रखा जाता। दूसरे शब्दों में यह पूंजी देयताओं और परिसंपत्तियों का विवरण है। एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत व्यवसाय की प्रारंभिक और अंतिम पूंजी राशि को जानने के लिए अवस्था विवरण तैयार किया जाता है। अवस्था विवरण विधि। अवस्था विवरण विधि में लाभ हानि की गणना के लिए प्रारंभिक अवधि में किए गए लेन देन की तुलना अंतिम अवधि में किए गए लेन देन से की जाती है। यदि परिसंपत्तियां देयताओं से अधिक हैं
तो यह कंपनी के लिए सकारात्मक पूंजी स्थिति का परिचायक है, जो लाभ है। दूसरी ओर, व्यापार के प्रारंभिक और अंतिम अवधि के अवस्था विवरण की तुलना करते समय यदि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं, तो हानि हुई है। अवस्था विवरण तैयार करना। अवस्था विवरण को तुलन पत्र की भांति ही तैयार किया जाता है। सभी देयताओं को बाएं हाथ की ओर दिखाया जाता है, सभी परिसंपत्तियों को दाएं हाथ की ओर दिखाया जाता है। कुल परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच का अंतर पूंजी राशि माना जाता है। इसलिए इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है: पूंजी बराबर कुल संपत्तियां घटाव कुल देयताएं। अचल परिसंपत्तियां बकाया व्यय, बैंक में जमा राशि आदि जैसी वस्तुओं का विवरण जो अवस्था विवरण में सम्मिलित है, प्रासंगिक दस्तावेजों और भौतिक गणना से प्राप्त किए जाते हैं। अवस्था विवरण की सहायता से दी गई अवधि के प्रारंभ और अंत दोनों ही पूंजी की मात्रा की गणना के पश्चात लाभ या हानि की गणना के लिए दी गई अवधि का एक लाभ एवं हानि विवरण तैयार किया जाता है। अवस्था विवरण और तुलन पत्र में अंतर। अवस्था विवरण और तुलन पत्र को परिभाषित करना। एक अवस्था विवरण को पूंजी, देयताएं और परिसंपत्तियों के विवरण के रूप में जाना जाता है। इसे एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत किसी व्यवसाय की प्रारंभिक और अंतिम पूंजी के विवरण के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक पूंजी राशि निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक तिथि पर अवस्था विवरण तैयार किया जाता है। अंतिम पूंजी राशि निर्धारण के लिए अंतिम तिथि का अवस्था विवरण तैयार किया जाता है। इसे एकल प्रविष्टि प्रणाली के तुलन पत्र के रूप में भी जाना जाता है। एक तुलन पत्र परिसंपत्तियों, देयताओं और शेयरों को दर्शाने वाला कंपनी का विवरण है। यह विवरण द्विप्रविष्टि लेखांकन विधि के बही खातों पर आधारित है। अवस्था विवरण का प्रारूप। अवस्था विवरण के बाईं ओर सभी देयताएं और दाईं ओर सभी परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं। यदि कुल देयताओं के पक्ष कुल परिसंपत्तियों के पक्ष से अधिक है, तो यह पूंजी का डेबिट शेष दर्शाता है। अवस्था विवरण और तुलन पत्र के बीच अंतर। एक, उद्देश्य। अवस्था विवरण का मुख्य उद्देश्य एकल प्रविष्टि प्रणाली में प्रारंभिक और अंतिम पूंजी राशि का पता लगाना है। हालांकि तुलन पत्र का उद्देश्य किसी संगठन की वित्तीय स्थिति को दर्शाना है। 2, चूक। एक अवस्था विवरण में परिसंपत्तियों और देयताओं में किसी चूक का सरलता से पता नहीं लग सकता है, परंतु एक तुलन पत्र में इस प्रकार की गलतियों को सरलता से पकड़ा जा सकता है। 3, विश्वसनीयता। अवस्था विवरण की विश्वसनीयता कम होती है क्योंकि इसे अपूर्ण अभिलेखों से तैयार किया जाता है। वहीं एक तुलन पत्र अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह द्विप्रविष्टि सिद्धांतों पर आधारित होता है। व्यापार एवं लाभ हानि खाता और तुलन पत्र तैयार करना। परिभाषित करना व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और तुलन पत्र। 1, व्यापार खाता। यह एक ऐसा खाता है जो किसी व्यावसायिक संस्था के सकल लाभ या सकल हानि के आकलन के लिए बनाया जाता है। 2, लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते को लाभ हानि विवरण भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विवरण है जो किसी व्यवसाय के शुद्ध लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है, जिसे आय में से सभी व्यय घटाए जाने के पश्चात लेखांकन अवधि के भीतर प्राप्त किया गया होता है। तुलन पत्र।
यह किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का विवरण है जो किसी विशेष बिंदु पर परिसंपत्तियों, देयताओं और मालिकों के शेयर को दर्शाता है। व्यापार खाता तैयार करना। अंतिम खातों को तैयार करने की प्रक्रिया में व्यापार खाता पहला चरण है और इसे शेष परीक्षण की सहायता से तैयार किया जाता है। व्यापार खाते की विषय सामग्री: कच्चे माल, अर्ध तैयार माल और तैयार माल का प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक। माल की खरीद में से छटाई की गई वापसी। माल की बिक्री में से वापसी घटाना। सभी प्रत्यक्ष व्यय जो खरीद या बिक्री से या विनिर्माण से संबंधित हैं। लाभ हानि खाते को तैयार करना। व्यापार खाते की भांति ही लाभ हानि खाते को शेष परीक्षण की सहायता से तैयार किया जाता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है: आय, व्यय। लाभ हानि खाते की सामग्री: सकल लाभ या सकल हानि जिसे व्यापार खाते से आगे लाया गया है। सभी प्रत्यक्ष आय, सभी प्रत्यक्ष व्यय, शुद्ध लाभ। तुलन पत्र तैयार करना। तुलन पत्र निम्नलिखित को दर्शाता है: सभी परिसंपत्तियों का विवरण, सभी देयताओं का विवरण, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। शेष परीक्षण की सहायता से भी तुलन पत्र को तैयार किया जा सकता है और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है: देयताएं, परिसंपत्तियां। उधार क्रय और बिक्री का निर्धारण। शब्द अपूर्ण अभिलेखों को समझना। द्विप्रविष्टि प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें लेन देन के दोनों पक्षों का अंकन किया जाता है, जबकि एकल प्रविष्टि प्रणाली एक अपूर्ण अंकन व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि इसमें द्विप्रविष्टि प्रणाली के नियमों का कठोरता से या पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है। अपूर्ण अभिलेखों के अंतर्गत लेन देन के दोनों पक्षों का अंकन नहीं किया जाता है। कुछ सहायक खातों की पुस्तकों और कुछ बही अभिलेखों को अंकित नहीं किया जाता है, जिनकी अन्यथा द्विप्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकता होती है। इसलिए अपूर्ण अभिलेख व्यवस्था लेखांकन की कोई विस्तृत व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि यह एक अपूर्ण और खंडित रूप में द्विप्रविष्टि प्रणाली है। इसलिए अपूर्ण अभिलेख व्यवस्था लेन देन का अंकन करने की एक व्यवस्था या कई विधियों का मिश्रण है, जो दोहरे पक्षों की उपेक्षा करता है और किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है। उधार क्रय का निर्धारण करना। सामान्यतः अपूर्ण अभिलेखों में उधार क्रय के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए उधार क्रय या लेनदारों से संबंधित कोई अनुपलब्ध आंकड़े का पता लगाने के लिए कुल लेनदार खाता बनाया जाता है। यह आंकड़ा निर्धारित शेष आंकड़ा है। उधार विक्रय का निर्धारण करना। अपूर्ण अभिलेखों में अक्सर उधार विक्रय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ देनदारों से संबंधित कुछ जानकारी भी अनुपलब्ध हो सकती है। अतः उधार विक्रय के आंकड़ों के साथ साथ अन्य अनुपलब्ध आंकड़ों का पता लगाने के लिए कुल देनदार खाता बनाया जाता है। इससे आंकड़ों की शेष के रूप में गणना की जा सकती है। कुल उधार विक्रय निर्धारण करने के लिए कुल देनदारों के खातों में निवल उधार विक्रय में से विक्रय वापसी को घटाना महत्वपूर्ण है। प्राप्य विपत्रों और देय विपत्रों और अनुपलब्ध जानकारी का निर्धारण करना। प्राप्य विपत्रों और देय विपत्रों का निर्धारण करना।
कुछ स्थितियों में देय प्रपत्रों और प्राप्य प्रपत्रों से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध होते हैं। हालांकि प्राप्य और देय प्रपत्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में कुल देय विपत्रों के खाते और कुल प्राप्य विपत्रों का खाता तो बना दिया जाता है और अनुपलब्ध आंकड़े शेष आंकड़ों के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। कुल प्राप्य विपत्र खातों का प्रारूप। इस खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इन प्रत्येक पक्षों को यहां नीचे सूचीबद्ध किया गया है। तिथि, विवरण, जनरल फोलियो, राशि। कुल देय विपत्र खाते का प्रारूप। कुल प्राप्य विपत्र खातों की भांति कुल देय विपत्र खाते के भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों के निम्नलिखित कॉलम होते हैं, तिथि, विवरण, जर्नल फोलियो, राशि। नकद सारांश के माध्यम से अनुपलब्ध जानकारी सुनिश्चित करना। कुछ मामलों में देनदारों से प्राप्त राशि या लेनदारों को भुगतान की गई राशि अनुपलब्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी नकदी या बैंक शेष राशि भी अनुपलब्ध हो सकती है। भुगतान या देय राशि का पता लगाने के लिए नकद पुस्तिका का सारांश बनाया जाता है। यह नकद सारांश वर्ष के दौरान सभी भुगतान और प्राप्तियां प्रदर्शित करता है और शेष आंकड़ों को अनुपलब्ध वस्तु की राशि मान लिया जाता है। जहां देनदारों से प्राप्त राशि या लेनदारों को भुगतान राशि दोनों ही अनुपलब्ध होते हैं, तो इनमें से एक को कुल देनदारों के खाते या कुल लेनदारों के खाते के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। फिर दूसरी अनुपलब्ध जानकारी का पता नकद पुस्तिका के सारांश से लगाया जा सकता है। एक बार अनुपलब्ध आंकड़ों का पता चल जाता है, तो अंतिम खातों को या तो सीधे या शेष परीक्षण की तैयारी के पश्चात प्राप्त किया जाता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अपूर्ण अभिलेखों से लेखांकन प्रक्रिया बताती है कि एकल प्रविष्टि प्रणाली द्विप्रविष्टि प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। अपूर्ण अभिलेखों की विशेषताएं और उनकी सीमाओं का उद्देश्य अवस्था विवरण के उपयोग में लाभ या हानि का पता लगाने की विधि को प्रारंभ करना है। शब्द अपूर्ण अभिलेख एक व्यावसायिक परिदृश्य को संदर्भित करता है, जिसमें एक संगठन खातों की अपनी पुस्तकों को बनाए रखने के लिए द्विप्रविष्टि प्रणाली का उपयोग नहीं कर रहा होता है। व्यापार परिचालन के परिणामों को जानने के लिए एक व्यापार में लाभ और हानि को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। एक अवस्था विवरण परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण है, जिसे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या पूंजी का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। एक तुलन पत्र परिसंपत्तियों, दायित्वों और शेयरों को दर्शाने वाला विवरण है। यह विवरण द्विप्रविष्टि लेखांकन प्रणाली पर आधारित है। व्यापार खाते को किसी व्यावसायिक संस्था के सकल लाभ या सकल हानि को जानने के लिए तैयार किया जाता है। लाभ और हानि खाता आय से सभी व्ययों को घटाए जाने के पश्चात लेखांकन अवधि के भीतर किए गए व्यवसाय के शुद्ध लाभ या हानि को दर्शाता है।